करें। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती प्रियंका नागर, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फंदा से हूँ। आज हम भौतिकी विषय के कक्षा 11 के 11वें अध्याय द्रव्य के तापीय गुण के प्रश्नोत्तर के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम अध्याय 11 के द्रव्य के तापीय गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। इस इकाई में अधिकतर यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं, ठोसों में ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रसार गुणांकों को परिभाषित कीजिए व सूत्र लिखिए। हमने अपने आम जीवन में यह उदाहरण देखा है कि जब भी हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसमें प्रसार होता है। इसी से हमें ऊष्मीय प्रसार की परिभाषा मिलती है कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसमें प्रसार होता है, क्योंकि गर्म करने पर पदार्थ के अणुओं के बीच की साम्य दूरी बढ़ जाती है। इसे पदार्थ का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार के होते हैं: रेखीय प्रसार, रैखिक या रेखीय प्रसार, दूसरा होता है क्षेत्रीय या पृष्ठीय प्रसार और तीसरा होता है आयतन प्रसार। आइए अब हम रेखीय प्रसार के बारे में अध्ययन करते हैं। यदि किसी पदार्थ की लंबी छड़ को गर्म करते हैं तो उसके व्यास अथवा चौड़ाई एवं ऊंचाई में वृद्धि उसकी लंबाई में वृद्धि की अपेक्षा कम होती है। अतः यह मान लिया जाता है कि छड़ी की लंबाई में वृद्धि होती है। इस प्रसार को रेखीय प्रसार या रैखिक प्रसार कहते हैं। मान लीजिए कि छड़ की लंबाई L है और इसे हम कुछ समय गर्म करने पर इसकी लंबाई में वृद्धि ΔL हो जाती है। तो इसका जो सूत्र है रेखीय प्रसार गुणांक, इसकी परिभाषा यह है कि किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे हम अल्फा से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि को हम ΔL से दर्शाते हैं। इसकी प्रारंभिक लंबाई L मान ली जाती है और ताप में वृद्धि ΔT। तो इसका सूत्र हो जाता है ΔL बटे L ΔT। इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। आइए अब हम क्षेत्रीय प्रसार के बारे में चर्चा करते हैं। यदि किसी ठोस की आयताकार चादर को हम गर्म करते हैं तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई दोनों में ही वृद्धि होती है, अर्थात इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इस प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार अथवा पृष्ठीय प्रसार कहते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से क्षेत्र में जो वृद्धि होती है उसे पदार्थ का पृष्ठीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणा ताप में वृद्धि, और इसका सूत्र होता है
डल/A∆T और इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन। आइए अब हम आयतन प्रसार गुणांक के बारे में पढ़ते हैं। यदि किसी ठोस की घनाकार वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि होती है, जिससे वस्तु का आयतन बढ़ जाता है। इस प्रसार को आयतन प्रसार कहते हैं। और आयतन प्रसार गुणांक की परिभाषा है कि किसी ठोस एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आयतन में जो वृद्धि होती है उसे ठोस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। आयतन प्रसार गुणांक को गामा से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणा ताप में वृद्धि, और इसे हम दिखाते हैं ∆V/V∆T और इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन। तो अभी हमने देखा कि ऊष्मीय प्रसार ठोसों में 3 तरह का होता है: रेखीय प्रसार, पृष्ठीय प्रसार और आयतन प्रसार। आइए अब हम इसके अगले प्रश्न की ओर की चर्चा करेंगे। हम देखते हैं प्रश्न कभी कभी परीक्षा में यह पूछा जाता है कि रेल की पटरियों के बीच रिक्त स्थान क्यों छोड़ा जाता है। यह हम सभी ने अपने दैनिक जीवन में जरूर अनुभव किया है कि रेल की पटरियों के बीच हमेशा रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर यह है कि रेल की पटरियां बिछाते समय 2 पटरियों के बीच रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, क्योंकि गर्मियों में ताप बढ़ने से इनकी लंबाई पर ये एक दूसरे के ऊपर न चढ़ जाएं, अन्यथा रेलगाड़ी के गिरने का भय रहेगा। अर्थात रेखीय प्रसार होने के कारण इनमें स्थान छोड़ा जाता है कि एक दूसरे के ऊपर न चढ़ जाए, क्योंकि गर्मियों के समय में ताप बढ़ जाता है जिससे कि पटरियों में प्रसार होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि टेलीफोन के तार कसकर नहीं लगाए जाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि टेलीफोन के तार कसकर इसलिए नहीं लगाए जाते क्योंकि वे ठंड के दिनों में सिकुड़ कर टूट ना जाएं। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक, पृष्ठीय प्रसार गुणांक व आयतन प्रसार गुणांक में संबंध लिखिए। किसी पदार्थ का पृष्ठीय प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का लगभग 2 गुना होता है, बीटा बराबर 2 अल्फा, और किसी पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का लगभग 3 गुना होता है, गामा बराबर 3 अल्फा। इस तरह से ये इन तीनों का संबंध है, अल्फा, बीटा और गामा का। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिकतर परीक्षा में यह पूछा जाता है कि विशिष्ट ऊष्मा से क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे S से प्रदर्शित करते हैं। S को इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक हीट। वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 3 बातों पर निर्भर करती है, उसके द्रव्यमान पर और समय पर। इस तरह से हम देखते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, और इसका विमीय सूत्र होता है m⁻0 l⁻2 t⁻2 और θ⁻1। अर्थात विशिष्ट ऊष्मा का अर्थ है कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का,
ताप बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा लगती है उसे हम उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसी अध्याय का एक अन्य प्रश्न है कि ऊष्माधारिता से क्या समझते हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है और ऊष्माधारिता में से क्या अर्थ है। इन दोनों बातों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हमें विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता के अंतर को भी इस अध्याय में अवश्य समझाना चाहिए। ऊष्माधारिता से क्या समझती हो, इसका मात्रक लिखिए। किसी वस्तु की ऊष्माधारिता उस वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में प्रयुक्त ऊष्मा के बराबर होता है। वस्तु की ऊष्माधारिता बराबर अवशोषित या प्रदान की गई ऊष्मा बटे ताप वृद्धि। ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक जूल प्रति केल्विन या जूल प्रति डिग्री सेल्सियस होता है और इसका विम्य सूत्र होता है m की घात 0, l की घात 2, t की घात ऋण 2 और थीटा की घात ऋण 1। इस इकाई का एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी बनता है कि ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा में अंतर लिखिए। तो ऊष्माधारिता कि किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। लेकिन जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि विशिष्ट ऊष्मा में हम एकांक द्रव्यमान लेते हैं। ऊष्माधारिता का मात्रक होता है जूल प्रति केल्विन और विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन और इसका विम्य सूत्र होता है, ऊष्माधारिता का विम्य सूत्र होता है m1 l की घात 2, t की घात ऋण 2 और थीटा की घात ऋण 1 और इसका विम्य सूत्र होता है m0 l2 l की घात 2, t की घात ऋण 2 और थीटा की घात ऋण 1। अब इस इकाई का अगला प्रश्न यह है कि ऊष्मामिति से क्या तात्पर्य है, इसका सिद्धांत लिखिए। तो ऊष्मामिति को हम कैलोरीमिति भी कहते हैं। ऊष्मामिति से तात्पर्य है कि ऊष्मा का मापन करना और ऊष्मामिति का सिद्धांत यह है कि यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जब हम दो वस्तुएं विभिन्न ताप पर जब दो वस्तुएं रहती हैं उनके ताप भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि हम गर्म पानी में ठंडा पानी मिला देते हैं तो क्या होता है कि गर्म पानी की ऊष्मा ठंडे पानी का ताप थोड़ा बढ़ जाता है और गर्म पानी का ताप कम हो जाता है और यह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों ताप बराबर ना हो जाएं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि विभिन्न ताप T1 व T2 पर दो पदार्थ A व B को जब मिलाया जाता है तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाले पदार्थ A से निम्न ताप वाले पदार्थ B की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों का ताप T समान नहीं हो पाते। इसका अर्थ है कि गर्म पदार्थ A द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडे पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पदार्थ A का द्रव्यमान, पदार्थ A की विशिष्ट ऊष्मा और ताप में कमी T1 - T बराबर
पदार्थ B का द्रव्यमान, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा और गुणा ताप में वृद्धि। तो जैसे कि हम मानते हैं कि पदार्थ A का द्रव्यमान m1 है, पदार्थ A की विशिष्ट ऊष्मा S1 है और ऊष्मा के ताप में कमी होगी T1 माइनस T। और इसी तरह से पदार्थ B का द्रव्यमान m2 और इसके विशिष्ट ऊष्मा S2 और ताप में वृद्धि T माइनस T2। तो इसका जो सिद्धांत है वह क्या है, m1 गुणा S1 गुणा T1 माइनस T बराबर m2 गुणा S2 गुणा T माइनस T2। तो यह इसी को हम कैलोरीमिति का भी सिद्धांत कहते हैं, जहाँ m1 पदार्थ A का द्रव्यमान, S1 पदार्थ A की विशिष्ट ऊष्मा और T1 माइनस T ताप में कमी है, और m2 पदार्थ B का द्रव्यमान, S2 पदार्थ B की विशिष्ट ऊष्मा और T माइनस T2 ताप में वृद्धि होता है। तो यह है ऊष्मामिति का सिद्धांत। एक बहुत ही कभी कभी हमें इसमें परिभाषाएं भी लिखने को आ सकती हैं। अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण में कभी कभी परिभाषाएं भी आती हैं लिखने को। तो इसमें गलन परिभाषा लिखिए, गलन, हिमीकरण, क्वथन, द्रवीकरण, वाष्पन और त्रिक-बिंदु। हम इस पूरे को हम एक आसान से उदाहरण से समझ सकते हैं। आप सभी ने हम द्रव के रूप में पानी को लेते हैं, जल को लेते हैं। जब हम जल को गर्म करते हैं, जल क्या है, द्रव है, ठीक है। जल को जब हम गर्म करते हैं तो वह भाप बन जाता है, अर्थात वह क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। और जब द्रव को हम फ्रिज में रखते हैं तो वह क्या बन जाता है, ठोस, ठोस यानी कि बर्फ। तो और जब हम बर्फ को पिघलाते हैं, बर्फ को जब हम फ्रिज से निकालते हैं तो वह किस में बदल जाती है, पानी में। इसी तरह से गैस का जब संघनन होता है तो वह द्रव, गैस में से जब ऊष्मा निकाली जाती है तो वह द्रव बन जाता है, और द्रव से जब तो वह ठोस बन जाता है। तो इस चित्र के माध्यम से हम सब चीजें समझ सकते हैं कि गलन क्या है, क्वथन क्या है, संघनन क्या है और हिमीकरण क्या है। तो यह अवस्था परिवर्तन का यदि आपको यह चित्र अच्छे से याद हो तो आप इन पांचों की परिभाषाएं अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। आइए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। गलन, एक निश्चित ताप पर पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना गलन कहलाता है। जैसे कि बर्फ को हम फ्रिज से निकालते हैं, उसको थोड़े समय के लिए बाहर रख देते हैं तो वह पिघलने लगती है और किस में बदल जाती है, जल में। तो एक निश्चित ताप पर पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जब बदला जाता है तो उसे हम कहते हैं गलन। और हिमीकरण ठीक इससे विपरीत होता है। जब हम द्रव को ठोस में बदलते हैं तो उसको हम कहते हैं हिमीकरण। जैसे कि हम जल को फ्रिज में रखते हैं तो वह बर्फ में बदल जाता है। तो एक निश्चित ताप पर द्रव से ठोस में बनने की क्रिया को हिमीकरण कहते हैं। यह गलन के बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। इसी तरह से हम क्वथन के बारे में देखते हैं कि एक निश्चित ताप पर पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना क्वथन कहलाता है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह भाप बन जाती है, तो क्या हो रहा है, उसमें क्वथन हो रहा है। और उसी तरह से द्रवीकरण, यह इसके बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है कि एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना द्रवीकरण कहलाता है।
जो गैस है वो वापस जल में बदल रही है, वाष्प द्रव में बदल रही है, उसको हम कहेंगे द्रवीकरण। अब वाष्पन। वाष्पन क्या है? किसी द्रव का प्रत्येक ताप पर वाष्प अवस्था में बदलना वाष्पन कहलाता है। और इसका एक और इस पार्ट में एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि त्रिक बिंदु से क्या समझते हैं। कभी कभी यह अलग से भी पूछा जाता है। एक निश्चित ताप व दाब पर पदार्थ तीनों अवस्थाओं में साम्य अवस्था में पाया जाता है, इसे त्रिक बिंदु कहते हैं। और जल का जो त्रिक बिंदु है पर जो ताप होता है वो होता है 273.16 केल्विन और इसका दाब होता है 6.11 गुणा 10 की घात ऋण 3 पास्कल होता है। तो तीनों अवस्थाएं क्या हैं? पदार्थ की तीनों अवस्थाएं क्या हैं? तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो जब कोई पदार्थ एक निश्चित ताप व दाब पर तीनों अवस्था में साम्य बनाए रखता है तो उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। और यह कभी कभी अलग से भी पूछा जाता है। तो आज हमने अध्याय 11 के द्रव्य के तापीय गुण के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखे, जो आशा है आप सभी को यह अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए अब हम अगले प्रश्न देखते हैं कि पानी के विलक्षण प्रसार से आप क्या समझते हैं। प्राय सभी द्रव्यों को जब हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है। जैसे कि लोहा, सभी वस्तुओं जब भी हम उसको गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ता है। लेकिन पानी में एक विलक्षण गुण यह पाया जाता है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म करने पर उसका आयतन घटता है। तो यह पानी का विलक्षण गुण है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के पश्चात उसे जब हम पुनः गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ने लगता है। इस प्रकार पानी को कमरे के ताप पर लेकर ठंडा करें तो उसका आयतन 4 डिग्री सेल्सियस ताप तक घटता है, किंतु 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे ठंडा करने पर बढ़ता है। तो स्पष्ट है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी के इस प्रकार के प्रसार को विलक्षण प्रसार कहते हैं। तो यह पानी का विलक्षण प्रसार है कि सभी द्रव्यों को जब हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है। लेकिन सिर्फ पानी ही एक ऐसा द्रव्य है जो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका पहले आयतन घटता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे ठंडा करने पर उसका आयतन बढ़ता है। पानी के इसी विलक्षण प्रसार के कारण जाड़े के दिनों या अधिक ठंड के कारण समुद्र, झील या तालाब की सतहें जो तो बर्फ से ढकी होती है, परंतु 4 डिग्री सेल्सियस के पानी का घनत्व अधिकतम होने से तली का पानी 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही बना रहता है, जिससे पानी के सभी जीव जंतु उसमें जीवित रहते हैं। जाड़े के दिनों में ठंडे प्रदेशों में समुद्र, झीलों में ऊपरी सतह तो बर्फ से ढकी रहती है, फिर भी उसके जीव जंतु पानी के इसी विलक्षण प्रसार के गुण के कारण ही जीवित रहते हैं। तो यह पानी का विलक्षण गुण है। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जो कि समझ पर आधारित है। प्रश्न यह है कि एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी दीवार के मकान में रहते हैं। एस्किमो जो कि बहुत अधिक ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, तो उनकी जो बर्फ की जो दीवारें रहती हैं वो दोहरी क्यों रहती हैं? उनके मकान की दोहरी दीवार में वह क्यों रहते हैं? यह प्रश्न समझ पर आधारित है। बर्फ की दोहरी दीवारों के बीच
हवा भरी होती है, जो ऊष्मा की कुचालक होती है। हम जानते हैं कि जो हवा है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। तो हवा ऊष्मा की कुचालक होने के कारण अंदर की ऊष्मा को बाहर या बाहर की ऊष्मा को अंदर नहीं आने देती। तो इस प्रकार मकान के अंदर का तापमान अधिक बना रहता है। तो ठंडे प्रदेशों में जो एस्किमो रहते हैं वो बर्फ की दोहरी दीवार के मकान में इसलिए रहते हैं कि जो दोहरी दीवार के बीच में हवा भरी रहती है और जो हवा होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। तो ऊष्मा की कुचालक होने के कारण वह ऊष्मा को न बाहर या बाहर की ऊष्मा को अंदर नहीं आने देती और इसके कारण मकान के अंदर का जो तापमान है वह अधिक ही बना रहता है। इसी तरह से आज हमने अध्याय 11 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखे और आशा है बच्चों आपको यह द्रव्य के तापीय गुण के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।